नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 4 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, मैं काफ़ी लेट इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रियली सॉरी फॉर दैट। पिछले 48 घंटे काफ़ी टफ रहे हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए अब अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं। एडिटोरियल्स में 4 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और करंट अफेयर्स में 6 से 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो सारी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उसके साथ साथ दोस्तों इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ को आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं। नहीं तो हर्षित द्विवेदी एजुकेशन सर्च मार दीजिए टेलीग्राम में, आपको पर्टिकुलर ग्रुप मिल जाएगा। लगभग 55,000 सब्सक्राइबर्स हैं इस टेलीग्राम ग्रुप में। उसके साथ साथ मेरी वेबसाइट harshitdvedi.com पे जाके आप स्टडी मटेरियल सेक्शन में भी इस पर्टिकुलर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। उसके साथ साथ दोस्तों मेरा मेंस 2024 का मेंटरशिप कोर्स लॉन्च हो चुका है। अगर आप इस कोर्स पे जाएंगे तो कंटेंट बॉक्स में आपको बहुत से कंटेंट दिख जाएंगे। रिसेंटली मैंने जो कंटेंट ऐड किए हैं कौन कौन से, तो एक इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेके कंटेंट ऐड किया। ये शायद 17वीं थीम है मेरे पूरे कोर्स की, तो इस स्टार्टअप के रिस्पेक्ट में सारी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर कोर्स में मिल जाएगी आपको। उसके साथ साथ ड्राफ्ट लाइफ स्टॉक एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट बिल्स और एक ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, ये 3 टॉपिक इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के लेक्चर को रिकॉर्ड करने से कुछ मिनट पहले ही मैंने अपने मेंटरशिप कोर्स में डाले हैं, तो आप चाहो तो उसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस पर्टिकुलर लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, ग्रीड डिफ्लेशन एंड इट्स काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, हाउ कंज्यूमर्स अल्टीमेटली डिसाइड प्राइसेस। देखिए यूएस में इस समय पे इन्फ्लेशन ज़्यादा चल रहा है। इस समय पे मतलब पिछले 1 साल की बात कर लीजिए, पिछले 7 से 8 महीने की बात कर लीजिए, और ऐसा बताया जा रहा है कि यूएस की मार्केट में, देखिए यूएस की मार्केट की इन्फ्लेशन, महंगाई की बात हम क्यों कर रहे हैं। देखिए जब भी हम महंगाई की बात करते हैं पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री की, तो जो उस महंगाई को अफेक्ट करने वाले पैरामीटर्स होते हैं वो अमूमन हर जगह पे सेम ही होते हैं। जैसे अभी के लिए यूएस के अंदर एक पैरामीटर बताया जा रहा है ग्रीड डिफ्लेशन। हो सकता है आपसे यूपीएससी के किसी प्रीलिम्स के एमसीक्यू में पूछ दिया जाए कि भाई रिसेंटली ग्रीड डिफ्लेशन फिनोमेना वाज इन न्यूज़, व्हाट इज ग्रीड डिफ्लेशन। तो ऐसा बताया जा रहा है कि भाई कॉर्पोरेट सेक्टर जो होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को अपने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए महंगे दामों पे बेचना शुरू कर दें और उससे हाई प्रॉफिट्स कमाएं, तो इसको आप बोलते हो ग्रीड डिफ्लेशन। तो प्रोग्रेसिव कम्युनिटी के जो लोग हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, उनका ये बोलना है कि कॉर्पोरेट ग्रीड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिस्टोरिकली हाई प्राइस इन्फ्लेशन इन द यूएस। पैंडेमिक के बाद से अमूमन यूएस के अंदर जो महंगाई चल रही है वो बहुत ज़्यादा है, और बहुत बड़ा तबका यूएस का ये बोल रहा है कि इसकी वजह है ग्रीड डिफ्लेशन। मतलब शुरू में क्या हुआ कि जब पैंडेमिक आया तो ये जो कॉर्पोरेट एंटिटीज थी, इनके प्रॉफिट वगैरह कम हुए, तो इन्होंने, और दुनिया भर में रॉ मटेरियल के मार्केट्स वगैरह बढ़ना शुरू हुए, इकोनॉमी बिल्कुल ठप होने लगी थी। तो क्या हुआ था कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस को एकोमोडेट करने के लिए जो बढ़ रहे थे, फाइनल प्रोडक्ट के दाम थोड़े बहुत बढ़ाए जाएंगे ताकि ये कॉर्पोरेट्स अपने फाइनल प्रोडक्ट्स में अपने प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन कर पाएँ। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि यूएस के जो बड़े बड़े मोनोपोलिस्टिक कॉर्पोरेट्स हैं, उन्होंने जितना दाम बढ़ा इनपुट मटेरियल का, उससे ज़्यादा आउटपुट मटेरियल के दाम बढ़ा दिए और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट खींचने लगे, बहुत ज़्यादा मार्जिन बढ़ाने लगे। इसके चलते यूएस मार्केट में इस यूएस कॉर्पोरेशन की एक्टिविटीज़ के चलते जो गुड्स एंड सर्विसेज के दाम हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो जितना नेसेसरी था रॉ मटेरियल की कॉस्ट को बढ़ाना, उससे ज़्यादा यहाँ पे ओवरऑल फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट को यहाँ पे यूएस के अंदर बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते यूएस के अंदर एक इंक्रीज्ड इन्फ्लेशन का फिनोमेना देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो यूएस कॉर्पोरेट्स हैं, यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो प्रॉफिटेरिंग के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट कर रही हैं। मतलब ओवरऑल बैड कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके कस्टमर्स के लिए चीज़ों को महंगा करके ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रही हैं गलत तरीके से। तो ये तो हो गई ग्रीड डिफ्लेशन की थ्योरी। लेकिन यूएस के अंदर एक और बड़ा इकोनॉमिस्ट का तबका है जो कि इस पर्टिकुलर ग्रीड डिफ्लेशन की थ्योरी को कंटेस्ट कर रहा है, बोल रहा है कि ये थ्योरी पूरी तरीके से सही नहीं है। ये किस हिसाब से बोल रहे हैं, तो देखिए जो कॉर्पोरेट थर्स्ट, जो कॉर्पोरेट भूख बताई जाती है हाइयर प्रॉफिट्स के लिए, जिसको इन्फ्लेशन की यहाँ पे वजह बताया जा रहा है, ये अपने आप में एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, दिस इज नॉट द एक्चुअल हैपनिंग। एक तबका ये बोल रहा है कि जो ग्रीड डिफ्लेशन की फिनोमिना की बात की जा रही है यहाँ पे यूएस के अंदर, ये एक्चुअली में जो पॉलिटिकल है, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो अपनी फेल्योर को छुपाने के लिए इस ग्रीड डिफ्लेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं
क्या है, पेंडेमिक के बाद से जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, यूएस में बहुत ज़्यादा है, तो इसकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार के ऊपर आती है, रूलिंग पार्टी के ऊपर आती है। अब जब रूलिंग पार्टी सरकार, वहाँ की सेंट्रल बैंक ज़्यादा कुछ कर पा नहीं रही है, तो इल्ज़ाम किसके ऊपर लगा रही है? यूएस कॉर्पोरेट्स के ऊपर। अगर आप यूएस कॉर्पोरेट्स की बात करो, यूएस में ऑपरेट करने वाली कंपनीज की बात करो, तो ज़रूर यूएस के अंदर कुछ बहुत बड़ी बड़ी लार्ज कॉर्पोरेशन, लेकिन कुछ छोटी कंपनीज भी, और मार्केट में जो प्राइसेस होती है ना, वो बड़ी कंपनीज और छोटी कंपनीज दोनों इफेक्ट करती हैं। तो ऐसा नहीं कि कल की डेट में कोई बड़ी लार्ज कॉर्पोरेशन किसी फाइनल प्रोडक्ट के दाम को बढ़ा दो और कोई छोटी कंपनी हो ही ना सस्ते में बेचने वाली, ये नहीं हो सकता। मोनोपोलिस्टिक नहीं है यूएस का मार्केट। यूएस एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स बड़े कॉर्पोरेट्स पैदा कर रहे हैं, छोटे मोटे प्लेयर्स भी उस प्रकार के प्रोडक्ट्स पैदा कर रहे हैं। तो भले ही यहाँ पे ओवरऑल कोई कॉर्पोरेट अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन देयर इज अ मिनिमम सेंस ऑफ बिजनेस सेंस इन देयर स्ट्रेटजी। तो उस बिजनेस सेंस के चलते डेफिनेटली वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करेंगे, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट्स के दाम को एक लिमिट से ज़्यादा भी नहीं रख सकते, क्योंकि अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा रखेंगे तो उनके प्रोडक्ट बिकेंगे ही नहीं। तो जब प्रोडक्ट बिकेंगे ही नहीं तो प्रॉफिट कहाँ से कमाओगे? तो कोई भी बिजनेस जब फाइनल प्रोडक्ट को बेचता है तो इस बात को भी वो इस ध्यान में रखता है कि हाँ भाई, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के इनफ नंबर ऑफ परचेजर्स होंगे भी कि नहीं होंगे। समझ गए? तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो मैटर्स। तो ये जो ग्रीड इन्फ्लेशन की थ्योरी है, दिस इज अ प्रोपोगेंडा ऑफ पॉलिटिशियंस टू हाइड देयर इनकॉम्पिटिटिवनेस। तो जो पॉलिटिशियंस हैं यूएस के, वो ओवरऑल इन्फ्लेशन को कम नहीं कर पाए, तो कॉर्पोरेट सेक्टर के ग्रीड इन्फ्लेशन फिनोमिना के ऊपर इल्जाम डाल रहे हैं कि हाँ भाई, इनकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन के टॉपिक के रिस्पेक्ट में दोस्तों जल्दी ही मैं ओवरऑल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक स्टैटिक की फोल्डर भी लॉन्च करूंगा अपने मेंटरशिप 2024 के प्रोग्राम के अंदर। एथिक्स का कोर्स की जो पीडीएफ्स हैं, लगभग 30 से 40 पीडीएफ्स ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो रही हैं, इनकी रिकॉर्डिंग जल्दी शुरू हो जाएगी। वर्ड हिस्ट्री की भी 2 कोर्सेज की रिकॉर्डिंग जल्दी शुरू होने वाली है, वर्ल्ड वॉर 1 और यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आप देख सकते हैं मेंटरशिप कोर्स के अंदर जीएस पेपर वाइज सेग्रीगेशन है 1 2 3 4, थीम बेस्ड टॉपिक्स, मेंस टॉपिक्स। ये जो थीम बेस्ड टॉपिक्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर पीडीएफ के थीम बेस्ड फोल्डर्स के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको वीडियोस और जो पीडीएफ्स हैं वो भी मिलेंगी। मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि कुछ पीडीएफ सिर्फ कंटेंट पर्पसेस के लिए मैं आपके लिए बनाऊँ, हर चीज़ में एक्सप्लेन करने पर ना जाऊँ। तो उससे क्या है कि बड़े क्वांटम में कंटेंट आपको मिल जाएगा। मेन पेज पे इस मेंटरशिप कोर्स में जितनी भी वीडियोज़ कवर्ड हैं और जितनी भी पीडीएफ अपलोडेड हैं, ये सब आपको मिल जाएंगी। तो आप एक बार डेफिनेटली इनको चेकआउट कर सकते हो। मैं ये कोर्स के बारे में आपको बार बार इसलिए बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि काफ़ी एफर्ट में डाल रहा हूँ इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आपकी होलिस्टिक प्रिपरेशन को आगे ले जाने के लिए। फिर आगे बात करते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? जनरल राइज इन द प्राइस लेवल, मीनिंग अ वाइड स्प्रेड राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर इकोनॉमी रदर देन द प्राइस ऑफ इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेसिकली किसी एक गुड और सर्विसेज का दाम बढ़ा तो उसको इन्फ्लेशन नहीं बोलते हैं। ओवरऑल इकोनॉमी में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनका एक जनरल परसेप्शन के बेसिस पे प्राइस राइज हो रहा है, तो उसको आप इन्फ्लेशन बोलते हो। अब ज़्यादा इन्फ्लेशन के चलते डेफिनेटली यूएस कॉर्पोरेशंस इनपुट कॉस्ट के बढ़ने के चलते आउटपुट कॉस्ट को थोड़ा बढ़ा रहे हैं, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक ब्रेक इवन पॉइंट लाने के लिए हमारा आउटपुट प्रोडक्शन भी बढ़ाना है। एक पर्टिकुलर कंपनी को, उसको अपनी आउटपुट मार्केटिंग सेल्स और जो आप कह लो रेवेन्यू है वो भी बढ़ाना है। इसीलिए एक लिमिट से ज़्यादा इन्फ्लेशन को कैपिटलाइज नहीं कर सकती यूएस फर्म्स। ये कैपिटलाइज तब हो सकता था जब यूएस की मार्केट में किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को कैटर करने वाली कुछ 2 या 3 कंपनीज होती, तो मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज यहाँ पे आ सकती थी। यूएस के अंदर इतनी मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी नहीं है। अगर कोई बड़ी कॉर्पोरेशन किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का दाम एक लिमिट से ज़्यादा रखेगा तो कम दाम वाले प्रोडक्ट्स मार्केट में आने लगेंगे और यूएस कंज्यूमर्स उनकी तरफ भागने लगेंगे। ठीक है, तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बोली जा रही हैं। ओके, तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में इतना ही था, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, ये सब बताया जा रहा है। मतलब ग्रीड इन्फ्लेशन के फिनोमिना को पहले तो बताया गया कि हाँ भाई, ये ग्रीड इन्फ्लेशन का फिनोमिना यूएस की इकोनॉमी में एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा कुछ लोगों का बोलना है। फिर कुछ लोगों ने बोला कि नहीं भाई, ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, ऐसा नहीं है। आपका क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर नेक्स्ट, वैसे ये इंटरनेशनल रिलेशंस में भी पर्टिकुलर टॉपिक आपका काम है और इकोनॉमी जीएस पेपर 3 में भी आपके काम का है। फिर इंडियन रिफाइनर्स सेट टू स्टार्ट पेइंग इन युआन फॉर रशियन ऑयल। भैया आपको पता है कि इंडिया रशिया के बीच में ऑयल का ट्रेड बड़ा ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। अब रशिया को प्रॉब्लम इस बात से है कि भैया इंडियन रुपीज़ में पेमेंट मत करो, एक दूसरी यूजेबल करेंसी में पेमेंट करो। तो दूसरी यूजेबल करेंसी क्या है? युआन। क्योंकि रशियन रूबल्स की हालत ख़राब है और यूएस डॉलर में रशिया को पेमेंट करना मुश्किल है। तो ऐसा प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स बता रहे हैं कि कुछ इंडियन रिफाइनर्स जो कि भाई तेल को ख़रीद रहे हैं रशिया से
उन्होंने चाइनीज युआन में पेमेंट करनी शुरू कर दी है। अब अपने आप में ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया चाइना बॉर्डर पे इंडिया चाइना के बीच में एक मैसिव स्टैंड ऑफ चल रहा है। तो इस बीच में इंडिया अपनी खुद की करेंसी को प्रमोट कर रही है, इंडियन रुपीस को, पर हमने बहुत से मैकेनिज्म को यहाँ पे इस चीज़ के लिए लागू करने की कोशिश की है। ओके, बताइए उन अकाउंट्स का नाम क्या है जिन अकाउंटों को इंडिया के अंदर खोला जाता है इस प्रकार की फॉरेन ट्रांजैक्शंस की पेमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए। ये एक प्रकार के अकाउंट होते हैं जिनके बारे में मैंने कई बार आपसे पहले अपने एडिटोरियल की वीडियोस में बात की। तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस प्रकार के अकाउंट्स हैं। वी से नाम शुरू होता है, ठीक है ना। और इन अकाउंट्स को क्या है कि इंडियन बैंक्स में खोला जाएगा और रशियन तेल का पैसा इन पर्टिकुलर अकाउंट्स में जमा कर दिया जाएगा, और ओवरऑल रशिया इस पैसे को किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकता है एज फार एज दे कैन पे इन इंडियन रुपीज। अब रशिया का ये बोलना है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडियन रुपी में जमा हो चुके हैं और उनके पास खर्च करने के लिए एवेन्यूज अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो चाइनीज युआन में कुछ इंडियन परचेजर्स ने यहाँ पे पेमेंट करनी शुरू कर दी है, किसको? रशिया को। रशिया के रूबल्स में हम कर नहीं सकते, रीजन बीइंग वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हुए हैं, और ओवरऑल यूएस डॉलर्स और यूरो में भी हम नहीं कर सकते। वैसे देखा जाए तो ग्लोबल ऑयल करेंसी यूएस डॉलर थी। जब भी इंडिया कहीं से कुछ परचेज करता था तो जो पेमेंट देता था वो यूएस डॉलर में देता था, चाहे रशिया को दे, चाहे इराक को दे, चाहे सऊदी अरेबिया को दे, चाहे यूएई को दे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है यूएस डॉलर का पेमेंट अब सैंक्शंस के चलते रशिया को मिल नहीं सकता, तो कुछ रिफाइनर्स यहाँ पे युआन में पेमेंट करना शुरू कर रहे हैं, और इस बात को ओपनली इंडियन सरकार ने अभी के लिए एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसा बताया जा रहा है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जून 2023 के महीने पे पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने रशियन तेल का पेमेंट युआन में किया, ऐसा यहाँ पे बोला गया। अब जब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से यहाँ पे लीगली रिस्पांस मांगा गया, भारत सरकार से रिस्पांस मांगा गया, तो अभी के लिए रिस्पांस आया नहीं। ये अपने आप में एक बहुत सेंसिटिव मैटर है। इंडिया के 3 जो प्राइवेट रिफाइनर्स हैं उसमें से भी ओवरऑल 2 प्राइवेट रिफाइनर्स जो भी तेल खरीद रहे हैं रशिया से, उसकी पेमेंट मोस्ट प्रॉब्ली युआन में कर रहे हैं। लेकिन जो इंडिया के प्राइवेट रिफाइनर्स है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रशिया बैक नायरा एनर्जी और एचपीसीएल मित्तल एनर्जी, जब इनसे पूछा गया कि भैया आप पेमेंट क्या युआन में कर रहे हो, तो अभी तक इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बहुत सिंपल है दोस्तों, इंडिया के लिए यह बात काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग हो सकती है कि हम रशियन तेल को खरीदें और पेमेंट हम युआन में करें, क्योंकि अगर हम पेमेंट चाइनीज़ युआन में कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम चाइना की इस पर्टिकुलर करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे ये, रशिया के लिए इस युआन को खर्च करना आसान हो जाता है। मैं बताता हूँ क्यों। दुनिया में कोई पर्टिकुलर कंट्री ट्रेड में कितनी एडवांस्ड है, उतनी ही ताकतवर उसकी करेंसी होगी। जैसे चाइना दुनिया भर का एक्सपोर्ट पावर हाउस है, दुनिया भर की कंट्रीज चाइना से सामान इंपोर्ट करती हैं, तो जब वो चाइना को पेमेंट करती हैं तो चाइनीज युआन में पेमेंट कर सकती हैं। समझ गए बात को? तो ओवरऑल रशिया को अगर चाइना से कुछ खरीदना है तो रशिया चाइना को युआन में पेमेंट कर सकता है। अब रशिया चाइना से जितना सामान खरीद रहा है, इंडिया से उतना सामान नहीं खरीद रहा है। तो मान लीजिए इंडिया ने रशिया से $1 बिलियन का तेल खरीदा, तो अगर हम 1 बिलियन रुपीस की पेमेंट करते हैं रशिया को, तो रुपी में रशिया क्या खरीद सकता है? या तो इंडियन मार्केट से कुछ खरीदेगा। बाहर की कंट्रीज इंडियन रुपी को जल्दी एक्सेप्ट करती नहीं, क्योंकि इंडियन रुपी अभी के लिए उतनी हार्ड और स्ट्रॉन्ग करेंसी बनी नहीं है इंटरनेशनली। तो इस कंटेक्स्ट में जो बिलियंस ऑफ रुपीस रशिया के वॉस्त्रो अकाउंट्स में इस समय पे डिपॉजिटेड है, वो रशिया इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, तो रशिया को इस बात की प्रॉब्लम है। वहीं पर रशिया बड़ी तादाद में चाइना से चीजें खरीदता है, तो अगर इंडिया युआन में पेमेंट करता है रशिया को तेल का, तो उस युआन को इस्तेमाल करके चाइना से जो चीजें खरीद रहा है रशिया, वो युआन में पेमेंट कर देगा चाइना को। तो इसीलिए युआन की पेमेंट रशिया को बहुत पसंद आ रही है। अब अगर कोई और पेमेंट होती ना किसी और करेंसी, जैसे यूएई का दिरहम होता, यूएस डॉलर होता, तो इंडिया को पेमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चाइनीज युआन में पेमेंट करना कहीं ना कहीं इंडिया के लिए इस समय पे ह्यूमिलिएटिंग हो जाता है, खासकर तब जब रशिया चाइना के साथ हमारा एक स्ट्रेटेजिक बैटल चालू है, चाहे फिर वो इकोनॉमिक बैटल हो, चाहे फिर वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख में होने वाला डिसएंगेजमेंट का बैटल हो। ठीक है भाई, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। इंडियन रिफाइनर्स ने कुछ हद तक रशियन क्रूड को दुबई बेस्ड ट्रेडर्स से भी खरीदा है। रशियन ऑयल कंपनीज जैसे कि रॉस नेफ्ट, लिटास्को यूनिट, रशियन ऑयल मेजर, ल्यूकोइल, गैसप्रॉम नेफ्ट, इन सबसे अलग अलग तरीके से हम लोग तेल को खरीद रहे हैं। लेकिन इन तेल की पेमेंट्स को यहाँ पे सेटल किया जा रहा है कुछ कंपनियों द्वारा युआन में, जो कि डेफिनेटली इंडिया के लिए एक कंसर्न की बात हो सकती है। ठीक है भाई, अब अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं। भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है, ह्यूमन एरर लेड टू बालासोर ट्रेन ट्रेजेडी। देखिए बालासोर वाली जो ट्रेन ट्रेजेडी हुई थी,
अच्छा एक और बात दोस्तों, ये जो युआन पेमेंट वाला मैकेनिज्म है ना, मैंने आपको बताया नहीं, बट आई होप आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये टॉपिक जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के रिस्पेक्ट से आपको इंपॉर्टेंट है। और अगर इंटरनेशनल रिलेशंस के रिस्पेक्ट से देखेंगे तो जीएस पेपर 2। इंटरनेशनल रिलेशंस की जहां पे भी बात आती है दोस्तों वो जीएस पेपर 2 हो जाता है, और जहां पे भी इकोनॉमी पैसे से रिलेटेड कोई बात आएगी वो जीएस पेपर 3 हो जाएगा। तो क्या डेली के बेसिस पे हर टॉपिक में मैं बताऊं जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, तो फिर वो एक प्रो यूपीएससी कैंडिडेट की प्रिपरेशन नहीं है। कोई पहली बार लेक्चर सुन रहा हो तो बात अलग है, समझ गए बात को। तो जीएस पेपर 2 में क्या है, जीएस पेपर जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस खटाक से आपके दिमाग में आना चाहिए, जीएस पेपर 2 है। इकोनॉमी खटाक से जीएस पेपर 3, साइंस एंड टेक जीएस पेपर 3, ठीक है ना, एनवायरमेंट जीएस पेपर 3, सिक्योरिटी जीएस पेपर 3, ओके। तो पॉलिटी से रिलेटेड कोई चीज़ है तो जीएस पेपर 2, ज्योग्राफी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई चीज़ है तो जीएस पेपर 1। ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। मैं बताता रहता हूँ कि हाँ भाई कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, बट बार बार जब लोग पूछते हैं कि सर ये कौन सा जीएस पेपर से रिलेटेड है, तो भाई जो डेली के बेसिस पे तैयारी कर रहा है उसके तो दिमाग में अब तक मैप बन ही जाना चाहिए। नहीं तो फिर आप क्या सीख रहे हो, क्या लर्न कर रहे हो, जब डेली के बेसिस पे आपको मुझे स्पून फीड कराना पड़ जाए कि इसको जीएस पेपर के इस वाले रजिस्टर में लिख लो। पॉइंट समझ रहे हो मेरा? मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए भाई आगे चलते हैं। बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट। ओके भाई, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने CRS ने ओवरऑल रिसेंटली अपनी रिपोर्ट सबमिट की है जून 2 के इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट की, जो बाहनगंगा बाजार स्टेशन के पास हो गया। 3 गाड़ियां यहाँ पे डिरेल हुई थी। तो ऐसा बताया जा रहा है कि मल्टीपल लेवल्स पे लैप्सेस हुई हैं सिग्नल और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है ना, सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, SNT डिपार्टमेंट के ऊपर। 2 जून को ओवरऑल जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ जिसमें 291 पर्सन्स की जान गई, 900 लोग यहाँ पे इंजोर हुए। तो कमिश्नर फॉर रेलवे सेफ्टी ने जो रिपोर्ट सबमिट की है उसमें यह पता चल रहा है कि एक ह्यूमन एरर हुआ है सिग्नल और टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। इंटरनल इंक्वायरी यहाँ पे कंडक्ट हो रही थी। अब ये ह्यूमन एरर क्या हुआ है, कौन कौन से हुआ, देखिए किसी एक पर्टिकुलर ह्यूमन का एरर नहीं है, ये एरर है एट मल्टीपल लेवल्स। गुमटी के अंदर जो रेलवे इक्विपमेंट रखा है वहाँ पे एरर हुआ है, सेंट्रलाइज जो आप कह लो मॉनिटरिंग है वहाँ पे भी कुछ एरर हुआ है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, देखिए 6:40 को शाम को 2 जून को ये एक्सीडेंट हुआ। अब प्रॉब्लम ये रिपोर्ट ये बताती कि एक डिसकनेक्शन मेमो इशू किया गया था शाम को 4:20 पे रिपेयर्स के लिए। मतलब कई बार लाइन पे क्या होता है कि रिपेयर्स के लिए रेलवे लाइन पे डिसकनेक्शन मेमो इशू होता है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर रेलवे लाइन पे एक कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी हो रही है तो इस पर्टिकुलर लाइन से आप कोई ट्रेन मत निकालो। तो ऐसा एक डिसकनेक्शन मेमो 4:20 पे शाम को इशू हुआ, और उसके बाद जब चीज़ें करेक्ट हो जाती हैं, रिपेयर हो जाती हैं, तो उस लाइन से आप ट्रेन पास कर सकते हो। उसके लिए फिर एक रिकनेक्शन मेमो इशू होता है। तो शाम को 4:20 पे डिसकनेक्शन मेमो इशू हुआ और शाम को 4:50 पे रिकनेक्शन मेमो इशू हुआ, ठीक है। अब इस बीच में सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को यहाँ पे काम करके चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देना था, लेकिन 4:50 पे रिकनेक्शन मेमो के इशू होने के बाद भी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लोग रिपेयर पे काम कर रहे थे। देखिए अगर एक बार रिकनेक्शन मेमो इशू हो गया मतलब वो पर्टिकुलर रेलवे लाइन ठीक हो चुकी है, वहां से रेल निकल सकती है। तो आपको इस बात को इंश्योर करना है कि रिकनेक्शन मेमो इशू होने से पहले वो पर्टिकुलर रिपेयर पूरा हो जाए। लेकिन यहाँ पे रिपेयर पूरा हुआ नहीं, रिकनेक्शन मेमो आपने इशू कर दिया, उसके चलते लैप्स हुआ, रॉन्ग सिग्नलिंग हुई ट्रेन 12841 शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस को। और ऐसा बताया जा रहा है कि indicated for run through movement on UP main line of the station, but crossover 17AB was set up to UP line. This led the train traversing on loop line and eventually rear collision. मतलब ओवरऑल ये जो कनेक्शन मेमो था, ये रिकनेक्शन मेमो था, इसमें कुछ कंफ्यूजन के चलते आगे रेलवे लाइन में कंफ्यूजन आया, जिसके चलते गलत लूप लाइन को पकड़ लिया यहाँ पे ट्रेन ने और एक गुड्स ट्रेन से जाके टकरा गई। और वो गुड्स ट्रेन से टकराने के चलते आखिरी के जो डब्बे थे वो दूसरी ट्रेन से टकरा गए, पूरा रहता यहाँ पे फैल गया। तो ये जो कुछ भी हुआ है, ठीक है, क्या हुआ था, ट्रेन किस प्रकार से टकराई, इसके बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। इसमें बताया जा रहा है कि 6:40 से पहले 4:20 पे डिसकनेक्शन मेमो और 4:50 पे रिकनेक्शन मेमो, लेकिन रिकनेक्शन मेमो के बाद भी रिपेयर का काम चलता रहा, वहाँ पे कुछ फैटल फ्लॉ हुई है। एक तो ये चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। फिर ये जो मिसमैच हुआ है इंटेंडेड रूट सेट बाय सिग्नल्स एंड एक्चुअल रूट टेकन बाय ट्रेन, ऐसा नहीं है कि केवल बाहनगंगा वाले रेलवे एक्सीडेंट हुआ, इससे अलावा भी ये सब होता रहता है। जैसे कि 16 मई 2022 को भी बंकर नयाबाज रेलवे स्टेशन जो कि खड़गपुर डिवीजन ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंदर आता है, वहाँ पे भी रॉन्ग वायरिंग और केबल फॉल्ट के चलते गलत पर्टिकुलर लाइन को पकड़ लिए थे ट्रेन ने, लेकिन सही समय पर ट्रेन को रोक दिया गया तो एक्सीडेंट अवॉइड हो गया।
तो बेसिकली एक तो कनेक्शन और रिकनेक्शन मेमो गलत टाइम पे इशू किए गए, प्लस वायरिंग और सिग्नल रिले फॉल्ट भी यहाँ पे हुआ है। तो ये जो पर्टिकुलर ट्रेन एक्सीडेंट की वजह है, ये मल्टीपल लैप्सेस बताए जा रहे हैं, मल्टीपल प्लेसेस पे इस प्रकार के लैप्सेस हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये लैप्सेस केवल बहन गंगा वाले दिन हुआ, ये नॉर्मली भी होता रहता है, लेकिन नॉर्मली बहुत सारे केसेस में इन एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर लिया जाता था। बहन गंगा वाला दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था। तो एक टीम यहाँ पे डिप्लॉय की गई है जो कि टेस्ट कर रही है सिग्नलिंग सर्किट्स को कैसे मॉडिफाई किया जाए, ओवरऑल रेस्टोरेशन ऑफ द वर्क, मतलब किसी एक पर्टिकुलर लाइन पर ट्रेन निकल सकती है, उससे पहले उस सिग्नलिंग सर्किट को कैसे पूरी तरीके से अटेस्ट किया जाए कि हाँ भाई इट इज़ फिट टू वर्क, कैसे कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू किया जाएगा सिग्नलिंग मॉडिफिकेशन वर्क के लिए। इसके लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की गाइडलाइंस वगैरह डिवाइस की जा रही हैं, ताकि आगे आने वाले समय में हम इस प्रकार के फैटल एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। इन फ्यूचरिस्टिक टेक सेवी सुप्रीम कोर्ट माउस आउटशाइन द गेवल। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है भैया, सुप्रीम कोर्ट मंडे को रीओपन हुआ आफ्टर द समर वैकेशन टू टेक सेवी पेपरलेस कोर्ट रूम्स विद फ्री वाईफाई फॉर एवरीवन। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट समर वैकेशन पे चल रहा था। समर वैकेशन के समय पे एक वैकेशन बेंच जरूर होती है, लेकिन जो सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो नहीं बैठते काम करने पे। अब क्या हुआ है कि जिस समय पे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे वैकेशन पे था, उस समय पे सुप्रीम कोर्ट में बहुत से मॉडिफिकेशंस, बहुत से इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो वुडन बुक शेल्फ्स थी, जो लीगल टेक्स्ट की रोज थी, वुडन बुक शेल्फ्स में पुरानी लीगल टेक्स्ट की किताबें वगैरह रखी थी, पुरानी केस फाइल्स रखी थी, लॉ की बुक्स रखी हुई थी, इन सबको हटा दिया गया और इनकी जगह पे स्वयं की स्क्रीन्स लगा दी गई हैं वॉल्स और डेस्क के बगल में। जैसे यहाँ पे देखो ये स्क्रीन वगैरह लगाई गई है और इस तरीके पे कैमरे वगैरह स्क्रीन्स वगैरह लगा दी गई। इन जगहों पे पहले बुक शेल्फ्स हुआ करते थे जहाँ पे लॉ की किताबें रखी होती थी। अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ की लॉ की किताबों को उतार के थोड़ा ना जज साहब केसेस को देख रहे होंगे। पुरानी केस फाइल्स के अलग से स्टोर रूम होगा, वहाँ पे जाके स्टोर में फाइलें डाल दो, लॉ बुक्स आप वहाँ पे डाल दो। जरूरत के समय पे ओवरऑल क्लर्क को बोल के सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक रेलिवेंट किताब को मंगा सकते हैं, पुरानी किसी रेलिवेंट केस फाइल को मंगा सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि इन केस फाइल्स को और किताब को आप कोर्ट रूम के अंदर ही रखोगे। तो कोर्ट रूम के डिजाइन को यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक किया गया और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कहने पे ही ऐसा किया गया है। तो जो डिजिटल एनहांसमेंट्स किए गए हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ ग्रीन इनिशिएटिव फॉर ऑप्टिमम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। यहाँ पे कुछ और डायरेक्शंस इशू किए गए, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने ओवरऑल कोर्ट के सारे लोगों को ये बोला, खासकर लॉयर्स को ये बोला कि भाई अब आप अपने प्रोसेस को डिजिटाइज करो। लॉयर्स को यहाँ पे मंडे को इन्विटेशन दिया गया और डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने उनसे क्या बोला कि भाई देखिए, कोशिश करिए कि आप अपने टैबलेट और आईपैड पे काम करो। और ऐसा नहीं कि चंद्रचूड़ साहब ने पहले बार ये बात कही, पहले भी ऐसा बोला है, ठीक है ना। ट्रिकी फाइल्स को उठा के, बल्कि फाइल्स को उठा के ओवरऑल पन्ने पलट के चीज़ें देखो। उससे बेटर ये रहेगा कि कोर्ट की प्रोसीडिंग के समय पे ओवरऑल एक डिजिटल लैपटॉप अवेलेबल हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अवेलेबल हो लॉयर के पास, और वो उसको रेफर करके जल्दी इमीडिएट बेसिस पे डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करके जो भी सबमिशन देना है कोर्ट के सामने वो यहाँ पे दे सके। और जो इंपॉर्टेंट पेपर सबमिट करने जज साहब के सामने उनका प्रिंट लेके आया जा सकता है। मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग में बहुत फ्लॉज हैं। मैंने इन फ्लॉज को ज़मीनी लेवल पे झेला, आप भी झेलोगे अगर जब आप कभी सरकारी नौकरी में जाओगे। जब आप किसी सरकारी नौकरी में पहुंचोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हो, राज्य की सरकार में आप PCS ऑफिसर हो, ठीक है ना, और आप वाटर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। अब मान लो हाई कोर्ट में कोई केस पहुंचता है वाटर डिपार्टमेंट का, तो उस केस में मान लीजिए राज्य की सरकार एक रिस्पोंडेंट है, तो राज्य की सरकार को भी अपना व्यू पॉइंट हाई कोर्ट के सामने सबमिट करना है। तो राज्य की सरकार की तरफ से जो भी एफिडेविट बनते हैं ना, जब वो एफिडेविट जाके हाई कोर्ट में जमा होंगे, वो एफिडेविट ओरिजिनल होने चाहिए। उस एफिडेविट को साइन करने वाला उस पर्टिकुलर एफिडेविट को प्रॉपर तरीके से स्टैम्प करवाए, अपना उस पर स्टैम्प मारे, उसके ऊपर ओरिजिनली साइन करे, और उसकी फोटोकॉपी नहीं दे सकते आप कोर्ट को। कोर्ट ओरिजिनल ऑथेंटिकेटेड कॉपी को ही चेक करेगा। तो उत्तर प्रदेश के मान लो आप बलिया जिले में पोस्टेड हो, वहाँ पे ऐसा SDM या फिर कह लो वाटर में आप इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर की, वाटर डिपार्टमेंट में आप कह लो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की तरह पोस्टेड हो, और आपको अपने डिपार्टमेंट के बिहाफ पे, उत्तर प्रदेश सरकार के बिहाफ पे लखनऊ बेंच ऑफ उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल करना है। तो भैया आपको एफिडेविट बनाना है, उस एफिडेविट की ओरिजिनल कॉपी को स्टैम्प कराना है, फिर एक आदमी आप अपना डिप्यूट करोगे जो बलिया से लखनऊ जाएगा और लखनऊ में जज साहब के सामने जाके उस पर्टिकुलर एफिडेविट को रखेगा, या जो भी उस सरकार का कंसर्न वकील होगा उसको एफिडेविट हैंड ओवर करेगा। मतलब ये एफिडेविट फोटोकॉपी फॉर्मेट में सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के सामने सबमिट नहीं होते, ओरिजिनल फॉर्मेट में सबमिट होते। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे करने की जरूरत है, चीज़ों को डिजिटलाइज करने की जरूरत है, अपग्रेड करने की जरूरत है। तो इसकी शुरुआत कैसे होगी? तो सबसे पहले पेपर फाइल्स को अपग्रेड किया जा रहा है।
जो फंक्शनिंग है ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट की उसको अपग्रेड किया जा रहा है। लॉयर वगैरह को बोला जा रहा है कि आप डिजिटल डिवाइसेस को ज़्यादा इस्तेमाल करिए, ना कि फाइल्स वगैरह पे डिपेंडेंट रहिए। स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और साउंड सिस्टम को यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है मल्टीमीडिया डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। एलईडी वीडियो वॉल्स यहाँ पे इंस्टॉल की जा रही हैं ताकि जो विजुअल इम्पैक्ट हो प्रेजेंटेशन का, एविडेंस का, वीडियो रिकॉर्डिंग्स का, ये सब आगे बढ़ाया जा सके। डॉक्यूमेंट कैमराज यहाँ पे इंस्टॉल किए जा रहे हैं ताकि ओवरऑल क्लियर कैप्चर किया जा सके और रियल टाइम डिस्प्ले किया जा सके फिजिकल डॉक्यूमेंट्स का। सीमलेस शेयरिंग हो सके इंपॉर्टेंट लीगल मटेरियल्स की एडवोकेट जजेस साहब के बीच में वगैरह वगैरह। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे डेवलप किया गया है टू फैसिलिटेट द एडवोकेट्स टू अपलोड रेफरेंस मटेरियल एंड साइटेशंस रिलेटिंग टू द मैटर। तो मतलब ये सॉफ्टवेयर है, तो ऑब्वियसली बात है इस सॉफ्टवेयर का एक्सेस वकील के पास भी होगा, जज साहब के पास भी होगा। तो वकील ओवरऑल सॉफ्टवेयर में मैटर अपडेट कर देगा, जो लिंक है या जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट आईडी है वो जज साहब को दे देगा। जज साहब उस डॉक्यूमेंट आईडी को अपने सॉफ्टवेयर में इंक्लूड करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट साइटेशंस और रिलेवेंट कंटेंट है वो जज साहब के सामने पहुंच जाएगा। तो ये जो फाइल पकड़ाने वाला काम है ये यहाँ पे बंद हो जाएगा। समझ गए बात को? तो ये सब चीज़ें करी जा रही हैं कोर्ट्स को डिजिटलाइज करने के लिए। फिर भाई इजराइल टारगेट्स वेस्ट बैंक विद ड्रोन्स एंड ट्रूप्स किलिंग 8 पैलेस्टीनियंस। भाई हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे जेनिन नाम का जो इलाका है ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में, वहाँ पे इजराइल ने एक मिलिट्री रेड की जिसके चलते पैलेस्टीनियंस की मृत्यु हुई है। तो इजराइल ने टारगेट्स को हिट किया एक मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर, कहाँ पे? ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में। हंड्रेड्स ऑफ ट्रूप्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया, एक वाइड स्केल मिलिट्री ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और ये मिलिट्री ऑपरेशन कुछ ऐसा लग रहा है जब सेकेंड पैलेस्टीनियन अपराइजिंग हुई थी 20 साल पहले, उस समय पे जिस लेवल पे इजराइल की फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया था, आज की डेट में भी उसी लेवल पे कुछ लगभग डिप्लॉय किया जा रहा है। जेनिन रिफ्यूजी कैंप के अंदर ट्रूप्स स्टेशन करके रखे गए। इस पर्टिकुलर इलाके के आसपास ड्रोन से मिलिट्री टारगेट से अटैक किए जा रहे हैं, जहां पे ऐसा बताया जा रहा है कि पोटेंशियल इजरायली स्टेट को अफेक्ट करने वाले, नुकसान करने वाले मिलिटेंट छुपे हुए हैं। ब्लैक स्मोक क्राउडेड स्ट्रीट से ऊपर उठ रहा है, ड्रोन्स घूम रहे हैं हवा के अंदर। रेजिडेंट्स का बोलना है कि इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई है कुछ हिस्सों में। मिलिट्री बुलडोजर्स नैरो स्ट्रीट पे घूम रहे हैं। बिल्डिंग्स बहुत सारी डैमेज हो रही हैं। इजरायली फोर्सेस ने बिल्कुल तरखाट यहाँ पे मचा के रख रखा है। लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड हेच जो कि आर्मी स्पोक्स पर्सन है, उनका बोलने है कि ब्रिगेड साइज फोर्स 2000 सोल्जर्स की इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को कैरी आउट करने के लिए ग्राउंड लेवल पे डिप्लॉय की गई। बुलडोजर चलाए जा रहे हैं स्ट्रीट पे, स्नाइपर्स हैं घरों की छत पे, ड्रोन्स हैं हाउसेस को हिट कर रहे हैं। तो बेसिकली वो पैलेस्टीनियंस जो कि इजरायली स्टेट के अगेंस्ट कुछ भी बोल रहे हैं, उनको टैकल करने के लिए बहुत हैवी लेवल पर और एडवांस लेवल पर यहाँ पे फोर्सेस को डिप्लॉय कर रखा है इजराइल ने। ठीक है, फिर आगे जाते हैं भाई। यहाँ पे साइंस एंड टेक से रिलेटेड एक आर्टिकल है। ठीक है, साइंस एंड टेक का सेक्शन डेली की बेसिस पर पब्लिश होता है। तो यहाँ पे मलेरिया से रिलेटेड एक आर्टिकल है जो कि यूएस के अंदर मलेरिया के फैलाव की बात कर रहा है। क्या बताया जा रहा है? तो देखिए, यूएस का जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इसने आइडेंटिफाई किया एक लोकली एक्वायर्ड मलेरिया केसेस फ्लोरिडा और टेक्सास के अंदर। ये लोकली एक्वायर्ड मलेरिया केसेस क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ओके, देखिए दो तरह के केसेस होते हैं, एक इंपोर्टेंट केसेस, एक लोकली एक्वायर्ड केसेस। अगर वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया वायरस वहाँ पे एंडेमिक है तो एक अलग बात है। अब मान लीजिए यूएस के अंदर कोई इंडिविजुअल रहता है, वो घूमने फिरने पाकिस्तान गया, पाकिस्तान में उसको एक मच्छर ने काटा, उस मच्छर ने काटने के चलते उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को मलेरिया हो गया। अब वो इंडिविजुअल वापस यूएस लौट जाता है और उसको मलेरिया हो जाता है, तो वो एक इंपोर्टेड मलेरिया का केस होगा। एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि यूएस को छोड़ के बाहर गया और यूएस में बीमारी लेके आया मलेरिया की, तो वो हो गया इंपोर्टेड मलेरिया केस। अब कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि एक ऐसे ही इंपोर्टेंट मलेरिया केस वाले इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को एक मच्छर काटता है और वही मच्छर एक हेल्दी आदमी को जाके काट लेता है, तो इंपोर्टेंट मलेरिया केस से मलेरिया हेल्दी आदमी में फैल जाएगा। तो इस प्रकार के केस को आप क्या बोलोगे? लोकली एक्वायर्ड मलेरिया। तो लोकली एक्वायर्ड मलेरिया क्या है कि भाई ओवरऑल वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल बाहर नहीं गया था तो उसका मलेरिया इंपोर्टेंट नहीं है, बट किसी इंपोर्टेंट मलेरिया वाले केस में मच्छर काटा और उस मच्छर ने यहाँ के एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को काट लिया, तो उसको जो मलेरिया इन्फेक्शन हुआ उसको हम लोकली एक्वायर्ड बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फॉर मलेरिया टू बी लोकली एक्वायर्ड द डिजीज हैज टू बी प्रेजेंट इन पीपल विद नो रिसेंट ट्रेवल। आपका कोई रिसेंट ट्रेवल नहीं, आप यूएस के अंदर ही हो तब भी आपको मलेरिया हो गया। आप सबको पता है कि मलेरिया यूएस से एलिमिनेट हो चुका है, तो आपको कहाँ से हो रहा है? तो डेफिनेटली कोई ऐसा इंडिविजुअल होगा जो इंपोर्टेंट मलेरिया को लेकर आया होगा, उसको मच्छर ने काटा होगा, फिर मच्छर को आपने काटा होगा, आपको काटा होगा, फिर आपको लोकली एक्वायर्ड मलेरिया हो गया होगा। 26 जून को एक एडवाइजरी इशू की गई। सीडीसी ने रिकमेंड किया कि मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल कंसीडर करें मलेरिया डायग्नोसिस को फॉर पेशेंट्स विद फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन। तो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को फीवर आ रहा है और पता
पता नहीं कि फीवर क्या है, उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो उस केस में उसको प्रॉपर तरीके से चेक किया जाए, स्कैन किया जाए, हो सकता है उसको लोकली एक्वायर्ड मलेरिया इन्फेक्शन हुआ हो। तो ये लोकली एक्वायर्ड मलेरिया इन्फेक्शन क्या है ये आपको पता चल जाए। ठीक है, फ्लोरिडा के अंदर 4 लोकली एक्वायर्ड मलेरिया के केसेस यहाँ पे देखने को मिले हैं। 18 जून से लेकर 24 जून 2023 के बीच में 2 सारासोटा कंट्री से, और 23 मलेरिया केसेस 2023 में टोटल देखने को मिल चुके हैं यूएस के अंदर ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रैवल। मलेरिया के केसेस इंडिया पाकिस्तान वगैरह में आपको बहुत कॉमन लगेंगे, बट यूएस में मलेरिया को ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया गया है। तो डेफिनेटली यूएस के अंदर फिर से मलेरिया केसेस देखने को मिल रहे हैं, तो ये डेफिनेटली उनके लिए टेंशन की बात है। ठीक है, मलेरिया की बात की जाए तो पोटेंशियल फैटल डिजीज है, पैरासाइट ऑफ जेनस प्लाज्मोडियम की वजह से ये होती है। ठीक है ना, एनोफिलिस मॉस्किटो इसको ट्रांसमिट करता है। जितने भी केसेस हैं मलेरिया के यूएस के अंदर, दे हैव बीन हिस्टोरिकली फाउंड अमंग पीपल विद अ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल। ठीक है भाई, टेक्सास ने अपना पिछला LAM केस एक्वायर किया था 1994 में। ये जो पैरासाइट है ये लोकली एक्वायर्ड केसेस में आइडेंटिफाई किया गया टेक्सास और फ्लोरिडा में। ओके, पैरासाइट का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम विवैक्स। ओके, और ये जो मलेरिया इस पर्टिकुलर प्लाज्मोडियम विवैक्स की वजह से होता है, थोड़ा रिलेटिवली लेस इंटेंस है, लेकिन फिर भी इससे सेरेब्रल मलेरिया भी हो सकता है, रीनल फेलियर जो कॉज करता है। मतलब देखिए, मलेरिया के भी अपने अलग टाइप्स हैं। एक सेरेब्रल मलेरिया हो गया, ओके, एक आपका कह लीजिए कि प्लाज्मोडियम विवैक्स का जो मलेरिया होगा जो काफ़ी लेस इंटेंस है। मलेरिया भी अपने अलग अलग टाइप के हैं। अभी के लिए जो लोकली एक्वायर्ड मलेरिया इन्फेक्शन के केसेस यूएस में देखने को मिल रहे हैं वो उतने ज़्यादा एक्यूट नहीं है, उतने ज़्यादा डेबिलिटेटिंग नहीं है, बट येस डेफिनेटली दे कैन कॉज प्रॉब्लम्स। ठीक है, मलेरिया फ्लू लाइक सिम्टम से शुरू होता है, फीवर, चिल, नोजिया, स्वेटिंग, और अगर आपने मलेरिया को सही समय पर ट्रीट नहीं किया तो डिसओरिएंटेशन, सीजर, एनीमिया, किडनी डैमेज, इस प्रकार की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, मलेरिया देखा जाए तो 1950s में यूएस में मलेरिया एंडेमिक था, बड़े स्केल पे फैला हुआ था। अर्बनाइजेशन के साथ वो फैलता गया, लेकिन धीरे धीरे करके मलेरिया को यूएस से एलिमिनेट किया गया, लेकिन फिर से यूएस में मलेरिया पाया गया है। तो डेफिनेटली ये उनके लिए एक टेंशन की बात थी, इसलिए यहाँ पे हमने इस आर्टिकल को डिस्कस किया। एडिटोरियल एनालिसिस पे आ जाते हैं दोस्तों। एडिटोरियल एनालिसिस में हम कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं? तो एक आर्टिकल है पोर्टेबल वाटर को लेकर। ये हर घर जल स्कीम रिसेंटली बहुत न्यूज़ में, मेंटरशिप कोर्स में भी इस हर घर जल स्कीम के रिलेटेड मैंने 2 टॉपिक्स कवर किए हैं। हर घर जल स्कीम को एक थीम में तो मैंने बहुत डिटेल में समझाया, और भाई एडिटोरियल वगैरह में तो रोज़ के बेसिस पे डिस्कस कर ही रहा हूँ। अब ये बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर पोर्टेबल टैप वाटर, पोर्टेबल मतलब ओवरऑल जिसको आप काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे नहाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, अपने सैनिटेशन, खाना पानी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस प्रकार का पोर्टेबल टैप वाटर एक नेसेसिटी हो चुका है आज के अंदर इंडिया के अंदर। 25 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं 2016 में इंडिया में। ओके, टैप वाटर कनेक्शन आपको 55 लीटर पर कैपिटा जो दे प्रतिदिन, वो लोगों तक पहुंचाना है। अब रूरल इंडिया के अंदर अगर आप देखो तो इन 25 करोड़ इंडियन हाउस होल्ड्स में 19.5 करोड़ हाउस होल्ड्स आते हैं। तो टोटल जो 25 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं इंडिया के, उसमें से 19.5 करोड़ हाउस होल्ड्स आते हैं रूरल इलाके में। अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रॉमिस किया कि जब तक इनकी सरकार का सेकेंड टेन्योर खत्म होगा 2024 तक, तब तक देश के रूरल इलाके के हर घर में पाइप्ड पोर्टेबल वाटर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब जब ये पर्टिकुलर कमिटमेंट किया गया था मोदी जी के द्वारा, बीजेपी की सरकार के द्वारा, तो उस समय पे केवल 3.2 करोड़ हाउस होल्ड्स, मतलब जो टोटल 19.5 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स है ना, उसमें से 3.2 करोड़ हाउस होल्ड्स में पोर्टेबल टैप वाटर के कनेक्शन थे। तो जो उस समय पे कनेक्टिविटी थी, जो कवरेज थी पोर्टेबल टैप वाटर की, वो केवल 16% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड्स थी। तो इन 3.2 करोड़ से 19.5 करोड़ तक का जो सफर था वो अपने आप में बहुत बड़ा था। अब उस सफर का कितना यहाँ पे पूरा हुआ है? तो ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है ना, ऐसा बताया जा रहा है कि ये फिगर अभी के लिए 64% है। यानी 2019 में अगर 16% रूरल हाउस होल्ड्स के पास पोर्टेबल टैप वाटर की कनेक्टिविटी थी, तो आज 2023 तक आते आते ये नंबर 64% पे पहुंच चुका है। तो डेफिनेटली ओवरऑल पोर्टेबल टैप वाटर को रूरल हाउसेस तक पहुंचाने में भारत ने एक बहुत बड़ा जाइंट मैसिव लीप लिया है। बट क्वेश्चन ये उठता है कि भारत सरकार ने बोला था कि 2024 तक हम सबको एक कनेक्टिविटी दे देंगे, लेकिन अभी के एस्टीमेट के हिसाब से ये लग रहा है कि 2024 तक केवल 75% रूरल हाउस होल्ड्स को कनेक्टिविटी मिल पाएगी। तो कहीं ना कहीं जो सरकार ने प्रॉमिस किया था टारगेट, वो पूरा यहाँ पे हो नहीं पा रहा है। लेकिन देखिए, उसको पूरा करना मुश्किल था। जल शक्ति मिनिस्ट्री ने यहाँ पे जो हर घर जल मिशन प्लान किया, उसमें बहुत सी प्रॉब्लम थी। एक प्रॉब्लम तो कोरोना वायरस थी। 2019 में किसी को नहीं पता था कि 2020 की शुरुआत में कोरोना वायरस आ जाएगा।
उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में किसी को भी नहीं पता था। अब आप बोलोगे सर रशिया यूक्रेन वॉर का पोर्टेबल टैप वाटर से क्या लेना देना है? तो पोर्टेबल टैप वाटर को बनाने के लिए भी स्टील लगता है भाई, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट के इंपोर्ट लगते हैं, सीमेंट का इंपोर्ट लगता है, और कहीं ना कहीं रशिया और यूक्रेन के साथ सप्लाई चेन्स जुड़ी हुई हैं। तो रशिया यूक्रेन वॉर के चलते, कोविड-19 पैंडेमिक के चलते जो हर घर जल स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन था इंडिया के अंदर, वो पड़ गया थोड़ा धीमा, और इसके धीमा पड़ने के चलते बोला जा रहा है कि भैया 2024 तक केवल 75% रूरल हाउस होल्ड्स को हम पोर्टेबल टैप वाटर से कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर इसको आप 16% ऑफ 2019 से कंपेयर करते हो तो डेफिनेटली हमने कहीं ना कहीं एक एडवांसमेंट, एक मेजर स्ट्राइड ली है। बट हाँ, सरकार का जो प्रॉमिस था 100% का, वो तो पूरा नहीं हुआ। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। अब इसके आगे चलते हैं, एक और हायर लेवल कमी को पॉइंट आउट करते हैं। वो कमी क्या? कुछ नया नहीं बता रहा हूं, पहले के एडिटोरियल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। भाई देखिए, हर घर जल इनेबल्ड विलेजेस इस समय पे कितने हैं? 1,68,157। अब प्रॉब्लम ये है कि 1,68,157 विलेजेस में से केवल 59,000 या 35% ऑफ द विलेजेस ने अपने आप को सर्टिफाई किया है कि हाँ भाई दे आर हर घर जल विलेजेस। हर घर जल विलेजेस का सर्टिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि विलेज के अंदर जितनी भी ग्राम पंचायत है, वो ग्राम पंचायत यूनानिमसली या फिर अपना रेजोल्यूशन पास करके ये बोले कि हाँ भाई उनके अंदर पे जहाँ पे जो इलाका है वहाँ पे टैप वाटर पहुँच गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं गाँव में रहता हूँ, अब मेरे गाँव की जब ग्राम पंचायत ओवरऑल वोटिंग करके ये बोल देगी कि हाँ भाई इस गाँव के हर घर के अंदर एक पोर्टेबल टैप वाटर कनेक्शन पहुंच चुका है, जिसमें दिन के बेसिस पे प्रति पर्सन 55 लीटर पानी आता है। तो जब ग्राम पंचायत इस बात को सर्टिफाई करेगी और राज्य के सारी ग्राम पंचायत सर्टिफाई कर देंगी, तब जाके उस पर्टिकुलर विलेज को आप बोलोगे इट हैज बीन सर्टिफाइड। तो भैया 1,68,157 विलेजेस को हर घर जल विलेज बोला गया, लेकिन इस 1,68,157 विलेज में 59,000 विलेजेस ने ही ओवरऑल सर्टिफिकेशन किया है। मतलब उन विलेजेस की ग्राम पंचायत ने रेजोल्यूशन पास करके बोला है कि हाँ भाई हर घर के अंदर पोर्टेबल टैप वाटर आ गया है। तो ज़रूरी ये है कि यहाँ पे सरकार सर्टिफिकेशन के ऊपर भी ध्यान दे। ओवरऑल टारगेट को तो सरकार बोल दे रही है कि हाँ भाई हमने ओवरऑल इस पर्टिकुलर विलेज में पोर्टेबल टैप वाटर कनेक्शन कर दिए, लेकिन उस विलेज की ग्राम पंचायत का भी इस बात को सर्टिफाई करना ज़रूरी है कि हाँ भाई जो सरकार क्लेम कर रही है वो सही है, हमारे पास यहाँ पे टैप वाटर कनेक्शन आ चुके हैं। अब इस पर्टिकुलर क्लेम में बहुत से एंगल्स इन्वॉल्व है। तेलंगाना और बिहार जैसे राज्य में भी बड़े स्केल पे पोर्टेबल टैप वाटर कनेक्शंस दिए जा रहे हैं, बट उनके यहाँ पे किसी भी ग्राम पंचायत ने सर्टिफिकेशन नहीं दिया है, क्योंकि ऐसा बोलना है कि इनके राज्य की सरकार बड़े क्वांटम में पैसा खत्म कर रही है। तो बड़े क्वांटम में पैसा राज्य की सरकार खत्म कर रही है, और हर घर जल मिशन के सर्टिफिकेशन के बेसिस पे जो पॉलिटिकल आप कह लो फायदा है वो केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी उठा ले जाएंगे। इसलिए बहुत सारे राज्य इस वजह से भी इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन प्रोसेस को कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे हर घर जल मिशन स्कीम का बेनिफिट कितने लोगों तक पहुंचा है, इसको हम ठीक तरीके से एसेस नहीं कर पा रहे। ठीक है, प्लस जिन राज्यों में 100% पहुंच चुका है अवेलेबिलिटी इस टैप वाटर की, जैसे गुजरात, हरियाणा, पंजाब, इसको अपने आप में बड़ा अचीवमेंट इसलिए नहीं बोला जाएगा क्योंकि 2019 में जब स्कीम लॉन्च की गई थी उस समय पे भी इन राज्यों के रूरल इलाकों में ज़्यादातर घरों में टैप वाटर कनेक्शन ऑलरेडी पहुंच चुके थे। तो ऑलरेडी पहुंचे घरों में ऑलरेडी पहुंचे स्टेट्स वाले टैप वाटर में अगर आपने थोड़े बहुत एक्स्ट्रा टैप वाटर बना के 100% कवरेज कर दी तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ऐसे राज्यों में सक्सेस क्लेम करनी है जहाँ पे ऑलरेडी टैप वाटर कनेक्शंस की पेनिट्रेशन कम था। फिर ओवरऑल एक बहुत बड़ा आप कह लो दोस्तों पॉलिटिकल गेम चल रहा है। अजीत पवार साहब ने एनसीपी छोड़ दी, तो एनसीपी के जो पैट्रियार्च है शरद पवार, इनको छोड़ दिया। शरद पवार अंकल हैं और उनके ओवरऑल भतीजे हैं यहाँ पे अजीत पवार अलग होके बीजेपी से मिल गए और उनको बना लिया गया है डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी की सरकार में महाराष्ट्र में। तो भाई ये पॉलिटिकल बंडर बादशाह यहाँ पे चल रहा है। अब कुछ ऐसा ही कुछ दिन पहले, 1 साल पहले भी हुआ था। उद्धव ठाकरे जी का जो शिवसेना फैक्शन था उसमें से एकनाथ शिंदे साहब का फैक्शन टूटा। उन्होंने अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई, उन्होंने शिवसेना को ही क्लेम किया। शिवसेना का क्लेम भी मिल गया यहाँ पे एकनाथ शिंदे को और ओवरऑल वो सीएम बन गए। अब यहाँ पे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की विजय मार्च को रोक सकती थी, थोड़ी इन्फ्लुएंशियल थी, लेकिन नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी भी अब अंदर से टूट गई है। तो ये जो डिफेक्शन हुए हैं अजीत पवार और उनके सपोर्टर्स के, इस बात को लेकर जो शरद पवार है वो कह रहे हैं कि वो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स को शुरू करेंगे। ऑलरेडी एकनाथ शिंदे जी के अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो यहाँ पे ये चांस भी बन सकता है कि अगर एकनाथ शिंदे साहब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो उनकी बजाय अजीत पवार को महाराष्ट्र का सीएम बना दिया जाए ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी। तो बेसिकली
ये जो शिवसेना का ग्रुप है अंडर द लीडरशिप ऑफ एकनाथ शिंदे और जो एनसीपी का ग्रुप है अजीत पवार के फॉर्म में, अब ये दोनों भले ही बीजेपी के खेमे में आ चुका है, बट कल की डेट में ईगो इश्यूज आ सकते हैं शिंदे साहब के बीच में और पवार साहब के बीच में, तो उसके चलते भी बीजेपी को यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे बहुत सा माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म चल रहा है और ऐसा बोला जा रहा है कि ये इस प्रकार का एक अपॉर्चुनिज्म है जिसका कोई आप कह लो प्रिंसिपल नहीं है, जिसकी कोई मॉरलिटी नहीं है, जिसका कोई बेस नहीं है। हाँ भाई, अपने फायदे के लिए कोई कहीं पे भी किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है, ये सब बातें हो रही हैं। फिर अगला, इंडिया शुड रिफ्यूज अमेरिकाज नाटो प्लस बिड। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भाई देखिए सिंपल हिसाब है। मार्च 2023 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की एक वर्चुअल प्रेस ब्रीफिंग हुई जो कि साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक रीजन को टारगेट कर रही थी। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे नाटो को, जूलियन स्मिथ, इन्होंने ये बोला कि नाटो अलायंस इज ओपन टू मोर एंगेजमेंट शुड इंडिया सीक दैट। मतलब नाटो प्लस का मेंबर बनाना चाहता है नाटो इंडिया को, ये एक स्टेटमेंट है। और ऐसे स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे कई बार आए हैं। यूएस की जो हाउस सेलेक्ट कमेटी है, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है ना, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में जो कंपटीशन चल रहा है, उस कंपटीशन में यूएस आगे जीत पाए, इस बात को लेके ये बोला गया यूएस की हाउस सेलेक्ट कमेटी ने कि नाटो प्लस फ्रेमवर्क को स्ट्रांग करो, और अगर इंडिया ज्वाइन कर लेता है तो ये स्ट्रांग हो जाएगा। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब साफ साफ बोल चुके हैं कि नाटो का टेम्पलेट इंडिया के ऊपर अप्लाई नहीं होता। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यूरोप और नॉर्थ अटलांटिक के आसपास की कंट्रीज को कवर करता है और इंडिया इस रीजन में ही नहीं आता, ठीक ना। लेकिन उसके बावजूद भी यूएस के बड़े बड़े आप कह लो रिप्रेजेंटेटिव समय समय पे नाटो प्लस के अंदर इंडिया को ज्वाइन कराने की बात करते रहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी जब रिसेंटली यूएस गए जून में, तो जो सेनेट इंडिया कॉकस को चेयर मार्क वार्नर हैं, उन्होंने भी ये बोला कि भाई इंडिया को नाटो प्लस फोल्ड में लेके आते हैं। तो नाटो एक ट्रांस अटलांटिक मिलिट्री अलायंस है 31 कंट्रीज का, ज़्यादातर इसके जो मेंबर्स हैं वो यूरोप में। सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन के बाद और कोल्ड वॉर के एंड होने के बाद ऐसा लगा कि नाटो की कोई रेलेवेंस नहीं रहेगी, लेकिन नाटो की रेलेवेंस को मेंटेन करके रखा गया और नाटो लगातार एक्सपेंड हो रहा है। नाटो की मेंबरशिप को लेके ग्रीस के ऊपर रशिया चढ़ गया, यूक्रेन के ऊपर रशिया चढ़ गया, लेकिन उसके बाद भी नाटो का एक्सपेंशन बंद नहीं हो रहा। रिसेंटली अप्रैल 2023 में फिनलैंड ने ज्वाइन किया नाटो एज 31st मेंबर, और स्वीडन टर्की के एनओसी के बाद भी नाटो ज्वाइन करने के लिए मुंह बाहर आएगी, बस जैसे कैसे करके नाटो ज्वाइन कर लें। तो नाटो एक्सपेंड कर रहा है और नाटो के एक्सपेंशन के चलते कहीं ना कहीं एक प्रकार का कोल्ड वॉर 2 शुरू हो गया है। और इस नाटो के एक्सपेंशन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है नाटो प्लस, ठीक है ना भाई। तो जो 5 ट्रीटी अलायंस है यूएस के, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल, साउथ कोरिया, वो नाटो प्लस के मेंबर बन रहे हैं और इसी नाटो प्लस का मेंबर बनाना चाहता है इंडिया को। कौन? यूएस। तो अगर इंडिया इस पर्टिकुलर नाटो प्लस का मेंबर बन जाता है तो इंडो पैसिफिक में यूएस की जो धाक है वो बैठ जाएगी। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है दोस्तों कि भले ही नाटो प्लस की मेंबरशिप चाइना के रिस्पेक्ट में इंडिया को फायदा दे, लेकिन ये रशिया के रिस्पेक्ट में इंडिया को नुकसान पहुंचा सकती है। यही नाटो का एक्सपेंशन रशिया को पसंद नहीं आया था ग्रीस के अंदर और यूक्रेन के अंदर, और आज की डेट में रशिया यूक्रेन वॉर की बहुत बड़ी वजह है नाटो का एक एक्सपेंशनिस्ट और कन्फ्रंटेटिव स्टांस, जो कि बहुत पिछले साल से नाटो ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर रहा है। तो इस समय पे अगर नाटो प्लस को इंडिया ज्वाइन कर लेता है तो रशिया भले ही सीधे सीधे हमारे अगेंस्ट कुछ ना करे, बट लॉन्ग टर्म में रशिया के साथ जो भी हमारे इंगेजमेंट्स है, रीजनल सिक्योरिटी प्लान्स है, वो 1 मिनट में शैटर कर सकते हैं, ठीक है। नो डाउट अगर इंडिया नाटो प्लस ज्वाइन करता है तो एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला बनेगा, प्रोटेक्शन और डेटरेंस मिलेगा पोटेंशियल थ्रेट्स के अगेंस्ट, इंडिया को एक्सेस मिलेगा एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज का, इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स का, इंटरऑपरेबिलिटी मिलेगी नाटो के अदर मेंबर्स के साथ, कैपेबिलिटीज और मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस के बढ़ेंगे। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सोवियत एरा से जो हमारा पार्टनर है रशिया, उसके साथ जो हमारे इंगेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ सकते हैं और इंडिया अपने सारे एग्स को सेम बास्केट्स में नहीं रख सकता, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज के बास्केट्स में बिल्कुल भी नहीं रख सकता, जो कि हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव रही हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक रही हैं। ऐसा रशिया नहीं है कि रशिया कोई बहुत दूर का धुला है और अपॉर्चुनिस्टिक नहीं है, बट इंडिया नीड्स टू डाइवर्सिफाई इट्स एग्स इन द बास्केट। तो भैया नाटो प्लस ज्वाइन करके कहीं ना कहीं चाइना के साथ तो हम पंगा मोल ही रहे हैं, चाइना के साथ चलो फिर भी पंगा चल रहा है, लेकिन रशिया के साथ हम पंगा नहीं बोल सकते। प्लस ये बताया जा रहा है कि नाटो प्लस अगर इंडिया ज्वाइन कर लेता है तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रशिया के साथ एक एग्रेसिव कन्फ्रंटेटिव स्टांस और ज़्यादा एक्यूट हो जाएगा, जो कि अभी के लिए इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है, ठीक है।
तो नाटो के इस पर्टिकुलर बेट में ना फंस के ओवरऑल चाइना और रशिया के साथ बायलैटरली इंगेज करके हमें अपनी खुद की ताकत बढ़ानी है। नाटो प्लस को ज्वाइन करके हमें भले कुछ मिलिट्री टेक्नोलॉजी जरूर मिल सकती है, बट उस बात पे फोकस ना करके लॉन्ग टर्म में इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करके ओवरऑल चाइना रशिया के साथ भी एक बैलेंस हिसाब लेके वेस्टर्न कंट्रीज के इंडो पैसिफिक के इंटरफेरेंस का एक बैलेंस हिसाब लेके आगे बढ़े। ठीक है भाई, तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बोली जा रही हैं। चलिए भी अपने अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं। क्या है अगला आर्टिकल? अ स्टॉक टेक बिफोर द ग्लोबल स्टॉक टेक। इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं बहुत डिटेल में अपने मेंटरशिप लेक्चर में कवर करूंगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक्चुअली में टॉपिक क्यों निकल के आ रहा? बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो कि इस समय पे जर्मनी के बॉन शहर में चल रही है, इसको आप बोलो बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ये लास्ट बिग माइलस्टोन है क्लाइमेट नेगोशिएशंस बिफोर द फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक अंडर द पेरिस एग्रीमेंट COP28। दुबई यूएई दिसंबर में COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी की मीटिंग होने वाली है इंटर गवर्नमेंटल प्लानट और क्लाइमेट चेंज के अंदर। इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर आर्टिकल 14 क्लॉज 1 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से दुनिया ने क्या कलेक्टिव प्रोग्रेस की लॉन्ग टर्म ग्लोबल गोल्स को लेके व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन, रेजिलियंस टू क्लाइमेट इम्पैक्ट, सिक्योरिंग फाइनेंस टू एड्रेस क्लाइमेट क्राइसिस। तो भैया पेरिस एग्रीमेंट 2015 के आर्टिकल 14(1) के हिसाब से ग्लोबल स्टॉक टेक करना जरूरी था समय समय पे ये देखने के लिए कि हाँ भाई क्लाइमेट फाइनेंस में ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस के कम करने में आपने एक्चुअली किया क्या। तो ये जो ग्लोबल स्टॉक टेक है ये होने वाला है COP 28 दिसंबर यूएई में। अब इस ग्लोबल स्टॉक टेक से पहले प्रिलिमिनरी जो निगोशिएशंस हो रहे हैं कंट्रीज के बीच में ये हो रहे हैं बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में। तो ये भी एक प्रकार का स्टॉक टेक ही है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में कंट्रीज ने बोला था कि हम एफर्ट्स करेंगे कि टेम्परेचर राइज को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रोके और उसके लिए ओवरऑल पैसा वगैरह दिया जाएगा। 2009 में जो आपके लोग $100 बिलियन प्रॉमिस किया गया था कोपेनहेगन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ने 2020 तक, वो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो बेसिकली इन सारे पॉइंट्स के ऊपर बातचीत होने वाली है कब? आपकी COP 28 यूएई में। उससे पहले बातचीत यहाँ पे प्रिलिमिनरी बातचीत हो रही है बॉन क्लाइमेट चेंज में। तो बॉन क्लाइमेट चेंज में बातचीत हो रही है कि भाई दुनिया भर के 2 इंपॉर्टेंट एजेंडा पॉइंट्स हैं। एक तो मिटिगेशन पाथवेज को आप फॉलो करिए जिससे टेम्परेचर गोल को फॉलो किया जा सके, बीट किया जा सके। दूसरा क्लाइमेट फाइनेंस फोर्स जाते रहने चाहिए डेवलप्ड से डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ। तो इन 2 टॉपिक्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होंगे COP 28 यूएई में। और उससे पहले इन डिस्कशंस का बेस सेटअप किया जा रहा है बॉन जर्मनी में। ठीक है ना भाई। और ये सब किया जा रहा है किसके हिसाब से? आर्टिकल 4.5 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से। फिर यहाँ पे कुछ निगोसिएशंस हो रहे हैं। ये निगोसिएशंस आपके यूएई में भी होंगे COP 28 के समय पर। यही निगोसिएशंस बॉन में भी हो रहे हैं किसके बीच में? डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में और इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव बाय यूरोपियन यूनियन अदर्स के बीच में। यूरोपियन यूनियन और बाकी डेवलप्ड कंट्रीज एक तरफ, उनका इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी ग्रुप, और दूसरी तरफ है डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये मिल बैठ के बातचीत कर रही है कि भैया कौन सी कंट्रीज कितना गैस के एमिशन को कम करेगी, ग्रीन हाउस गैस के, कौन कितना क्लाइमेट फाइनेंस देगी। तो यहाँ पे इस बॉन क्लाइमेट एग्रीमेंट में साफ साफ ये पता चल रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को बोल रही हैं कि भाई आपको भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा यहाँ पे ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को लिमिट करने के लिए। आप केवल डेवलप्ड नॉर्थ और डेवलप्ड कंट्रीज को बोलो कि तुम ही सारे एमिशंस कम करो, तो ऐसा नहीं चल पाएगा। ठीक है ना भाई। अब ट्रांजिशन पाथवेज की बात COP 27 में की गई थी शर्म एल शेख में। COP 28 में जो होने वाला है उसके रिस्पेक्ट में प्रिलिमिनरी डिस्कशन आपका चल रहा है बॉन क्लाइमेट चेंज में। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे ये अपडेट है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशनल पाथवेज को फॉलो किया जाएगा, कैसे इंक्लूसिविटी को प्रमोट किया जाएगा, कैसे ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के साथ साथ आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में बॉन क्लाइमेट चेंज में बातचीत हो रही है। तो ये जो प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं COP 28 यूएई को एक फेल्योर ना बना दें, इसलिए पहले ही जो बेस लेवल के सारे फ्लॉज हैं, जो इश्यूज हैं, उनको बॉन क्लाइमेट चेंज में एड्रेस करने की कोशिश की जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं लेक्चर को खत्म करता हूँ। थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया, थोड़ा लेट हो गया, सॉरी फॉर दैट। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेंटरशिप कोर्स एक बार चेकआउट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।